हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू लाइव स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी चैट पर आ जाइए जूम पे, और इसके अलावा वी स्मार्ट ऐप पे अगर कोई लाइव है तो आ जाइए। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि, गौरी, लिकेश, मानसी, पूजा, रामनाथ, स्मृति, शुभम, सुभाषिनी, तनीषा, तनिष्का बत्रा। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर कोई वी स्मार्ट ऐप पर है लाइव तो आ जाइए। ऋषिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कौन कौन है? चलिए, इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द अदर रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में आराम से देखेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सीए फाइनल रेगुलर इन डेप्थ बैच का लेक्चर नंबर 2। गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग मृणाल। ठीक है, चलिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो ये बैच स्टार्ट हुआ है, कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे। उन बेसिक्स को मैं अभी क्विक रिकैप करवाऊंगा 5 मिनट्स के अंदर, मैंने क्या क्या बेसिक्स करवाए थे, एंड देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स मोर बेसिक्स टुडे। आज हम कुछ और बेसिक्स और इसके अलावा कुछ रोड मैप ऑफ इंडिया की बात करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको जूम पे म्यूट रखा हुआ है और अनम्यूट करने की फैसिलिटी अभी फिलहाल मैंने आपको नहीं दी है। थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको कुछ डाउट पूछना होगा तो। स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स में हमने क्या कवर किया था? बेसिक्स में हमने कवर किया था कि भाई एएस वर्सेस इंड एएस का क्या सीन चलता है। इंड एएस बेसिकली आईएफआरएस से कन्वर्ज किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इंड एएस आज के ट्रांजैक्शंस के हिसाब से इंड एएस को बनाया गया है। यस, देयर आर 35 इंड एएस जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है। ओवरऑल 39 इंड एएस है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये बात की थी कि जब इंड एएस को बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, तो हमने कॉपी पेस्टिंग नहीं किया, हमने अडॉप्ट नहीं किया आईएफआरएस से, हमने उनको कन्वर्ट किया हमारे इंडियन अकाउंटिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। जिसके कारण दो चीजें हुई, एक हुआ कार्विन, दूसरा हुआ कार्व आउट। कार्विन वाज कार्विन क्या था? कार्विन वाज एडिशंस। जो भी आईएफआरएस में जिन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें एडिशनल ट्रीटमेंट अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहिए, तो हमने कार्विन किया अपने इंडेस में, और कार्व आउट्स किए। कार्व आउट्स का मतलब ये कि आईएफआरएस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिनका ट्रीटमेंट इंडियन अकाउंटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो हमने उन ट्रीटमेंट्स को रिमूव करके हमें अपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। मतलब कार्व आउट मतलब ट्रीटमेंट को हटा के कुछ चेंजेस करना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट थी हमारी ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम्स। ये ओसीआई क्या होता है? अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम्स, इसके अंदर वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। ओसीआई एक स्टेटमेंट है पी एंड एल की तरह, और ये स्टेटमेंट पी एंड एल के नीचे बनता है, पी एंड एल के ही नीचे बनता है। और ये एक स्टेटमेंट के अंदर वो सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस जाती हैं जो किसी भी इंड एएस के अकॉर्डिंग पी एंड एल में नहीं जा सकती। पी एंड एल में डायरेक्टली आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिस्कस किया था कि जैसे पीपीई आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, अब क्या है, आप फ्रेशर्स हैं, ये बैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ्रेशर्स हैं। तो मैं आपको एएस का कुछ रेलेवेंस समझाने के लिए, बेस बनाने के लिए एएस का रेलेवेंस दिया था मैंने, कि जैसे पीपीई आप पढ़ के आए हो, तो वहां पर आप जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो वहां पर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाते हो और रिवैल्यूएशन सरप्लस को डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाते हो। वैसे ही आप जब एएस 11 में एफसीटीआर पढ़ते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एक्सचेंज गेन और लॉस को आप एफसीटीआर में लेके जाते हो और डायरेक्टली आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते हो। यहां पर ओसीआई का मतलब ऐसा है कि जो भी आइटम्स के लिए आप रिवैल्यूएशन सरप्लस बना रहे हो, एफसीटीआर बना रहे हो, मतलब जिन आइटम्स को आप पीएनएल में डायरेक्टली नहीं ले जा रहे हो, आप उनको एक अलग स्टेटमेंट में लेके जाओ। डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाने के बजाय आप उनको अलग से एक स्टेटमेंट में लेके जाओ, उनकी एक समरी स्टेटमेंट बनाओ कि हाँ, हमने कौन कौन से आइटम्स को पीएनएल में नहीं ले गए। ओके, ये एफसीटीआर था, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस था, ये दूसरा कोई आइटम था, वगैरह वगैरह। तो उन सारे आइटम्स की एक समरी स्टेटमेंट बनती है जिनको हम पीएनएल में नहीं ले गए, और उनको जिस स्टेटमेंट में हम ले गए, समरी बना के ले गए, उसको बोलते हैं ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम्स। इसमें एक्सपेंस भी आते हैं, इनकम्स भी आते हैं, उसका नेट इफेक्ट जो रहेगा वो डायरेक्टली फिर जाता है आपके बैलेंस शीट में। जब वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है तो वो बैलेंस शीट में भी डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नहीं जाता है, वो जाता है एक नए स्टेटमेंट में जिसको कहते हैं सोकी। तो हमने तीसरी एक बात की थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी। इस स्टेटमेंट के अंदर जब आइटम्स हम जो बनाते हैं, ये बेसिकली होता क्या है
पहले के जमाने में या सीए इंटरमीडिएट में जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे, तो अब बस यही है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स जो बनेगा वो इस नाम से बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नाम से। और इसके दो पार्ट्स होंगे, एक कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स और एक अदर देन कैपिटल, जो भी बाकी इक्विटी आइटम्स हैं, जैसे सारे रिजर्व्स, सारे के सारे रिटेन्ड अर्निंग्स, ओसीआई के आइटम्स जो ओसीआई के स्टेटमेंट से होके आए हैं, वो हम एक सेपरेट वर्किंग नोट में पहले बनाते थे। अब वो एक पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा ऑन द फेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो इंड एस है वो मैंडेटरी एप्लीकेबल होते हैं लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। हाँ, इसमें वो कंपनीज जो लिस्टेड एसएमई एक्सचेंजेस में हैं उसके ऊपर इंड एस नहीं लगेगा। सारे के सारे अनलिस्टेड एंटिटीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इंक्लूडिंग ऑल एनबीएफसीज, बट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होता। हमने यहां तक कल की क्लास में डिस्कस किया था। कल की क्लास में इंट्रो पार्ट हुआ था बैच के बारे में, और इसके अलावा ये वाला कुछ पोर्शन हुआ था। आई होप दिस इज फाइन विथ एवरीवन। ठीक है, इसमें आप सबको अगर कोई डाउट पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क मी। कोई डाउट है इसमें आपको? यस, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो नाउ गाइस अब हम थोड़ा सा आगे की कुछ बात करेंगे। आज मुझे आपको क्या करना है, बेसिक का एक छोटा मोटा पॉइंट है वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एंड देन वी विल डिस्कस एक चैप्टर है हमारे एफआर का। मैंने एक पहला चैप्टर डाला है रोड मैप ऑफ इंडियस। ये भी आपके बेसिक का पार्ट है। व्हाट इज दैट रोड मैप ऑफ इंडियस? रोड मैप ऑफ इंडियस में बेसिकली आपको ये समझाया जाता है कि इंडियस कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर किस किस तरीके से कौन से ईयर से लेकर एप्लीकेबल होता है। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में कुछ कल बताया था, बट इसका डिटेलिंग इस चैप्टर में है। अब ये चैप्टर पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एक बार ये एग्जाम में मई 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 24 में इसका 4 मार्क का क्वेश्चन रोड मैप इस चैप्टर से आ गया था। बहुत कम बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें से आएगा। ठीक है, तो हम ये चैप्टर आज कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बेसिक्स की, तो आइए, फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आपने इनका नाम सुना होगा डेफिनेटली। क्या आपने नाम इनका सुना है? सीए इंटरमीडिएट में आपने इन दोनों का नाम सुना है, और आपको क्या लगता है कहां पर ये दोनों आइटम्स सीए इंटर में आपने पढ़े थे, ये कहां पाए जाते हैं? कहां पर आप इनको पढ़ा था आपने? कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था? किधर पढ़ा था? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के पीएनडएल में पढ़ा था। इसके अलावा एएस 5 में भी पढ़ा था। वेरी गुड, एएस 5 में भी पढ़ा था। सही बोल रहे हैं बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आपने पढ़ा हुआ है, और जो आप शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएनडएल बनाते थे तो उसमें आप पढ़ते थे। मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर दिखा देता हूं कि जब आप सीए इंटर में थे तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर था उसमें जो पीएनडएल का फॉर्मेट था, ये सीए इंटरमीडिएट का पीएनडएल का फॉर्मेट है। यहां पर आप इनकम्स एक्सपेंसेस के बाद टोटल एक्सपेंस, और यहां पर आता था प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। फिर एक्सेप्शनल आइटम्स आते थे और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते थे। ठीक है, यहां पर मैंने बताया भी रखा है, जब मैं पढ़ाता था कि इसको बताता था मैं चीजें। ठीक है, तो ये सीए इंटर वाला पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अभी के पार्ट पे। तो मैं आपको अभी बता दूं, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को इंड एस में हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इस नाम को। इंड एस कहता है कोई भी आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में होना ही नहीं चाहिए। मतलब देयर इज नो सच एक्टिविटी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो भी बिजनेस से रिलेटेड है वो सब ऑर्डिनरी होता है। इवन भूकंप आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई और आपको नुकसान हुआ, वो भी बिजनेस में हुआ ना, हाँ, तो भी वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है, तो भी वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है। बट आप कोई भी कैटेगरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से नहीं चला सकते। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी अंडर इंड एस इज नो मोर एप्लीकेबल। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी is not available under
इंड एस एंड शेड्यूल 3 डिवीजन 2। डिवीजन 2, सर शेड्यूल 3 डिवीजन 2 क्या होता है? शेड्यूल 3 के 3 डिविजन्स होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 उन सारी कंपनीज का बैलेंस शीट पीएनएल फॉर्मेट है जो कंपनीज एएस अप्लाई करती हैं, मतलब सीए इंटर। डिवीजन 2 उन सारी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है जो कंपनीज इंड एएस अप्लाई करती हैं। तो जो कंपनीज इंड एएस अप्लाई करती हैं उनको अगर बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट देखना है तो वो डिवीजन 2 में जाते हैं, और डिवीजन 2 में जो फॉर्मेट है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी नहीं है। लेट मी शो यू। ये शेड्यूल 3 है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो कि है डिवीजन 2। ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो पीएनएल आपको मिलेगा, पीएनएल 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 कहां गया, यस ये पीएनएल। तो अगर आप देखेंगे पीएनएल, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस, और यहां क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हट गया, फिर आपको एक्सेप्शनल आइटम्स लिखने, फिर प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी है ही नहीं डिवीजन 2 के हिसाब से। ठीक है, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी इज नो मोर एप्लीकेबल। और डिवीजन 3 जो है वो किसके ऊपर लगता है, वो बैंक्स एंड ऑल उनके लिए लगता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सर आपने बोला कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसा आइटम आ गया जिसको इंटर में तो आपने ही पढ़ाया था, सभी टीचर पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट ही बोलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो रेगुलर नेचर के खर्चे नहीं होते, जो क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी होते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया तो उससे कोई लॉस हो गया, हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डालते रहे। अब ये सब चीजें कहां जाएंगी, एक्सेप्शनल आइटम में जाएंगी। मतलब इंडियस का कहना है कि आप दो अलग अलग कैटेगरी क्यों बना रहे हो यार? एक कैटेगरी होती है नॉर्मल और एक कैटेगरी होती है नॉर्मल बट थोड़ा सा एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल, आप एक तीसरी और कैटेगरी क्यों घुसा रहे हो बेवजह? तो एक्सेप्शनल आइटम में ये सब चीजें जाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब एक्सेप्शनल आइटम के बारे में समझते हैं। तो लिखिए एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स, हालांकि एक्सेप्शनल आइटम्स को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, पर इंड एएस में एक इंड एएस 8 है, वहां से जो बात की गई है कि भाई बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, वहां से एक मीनिंग निकाली जा सकती है एक्सेप्शनल आइटम्स की। तो क्या लिखा है यहां पर, लिखना है एनी इनकम और एक्सपेंस, एनी इनकम और एक्सपेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, ordinary business activity which is unusual in size, nature, which is unusual in size and nature, and which does not occur frequently, मतलब नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिकरिंग। तो एनी इनकम और एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही पार्ट है बट अनयूजुअल इन साइज एंड नेचर, जो साइज और नेचर के फॉर्म में रेगुलर नहीं है। जैसे अनयूजुअल इन साइज एंड नेचर मतलब, अनयूजुअल मतलब नॉर्मल आइटम नहीं है। जैसे बेड डेट, अगर आपके कंपनी में, अगर आपके कंपनी में बिजनेस में हर साल बेड डेट्स होते हैं, दैट इज फाइन, दैट इज नो इशू। बट करंट ईयर में बैड डेट कुछ ज्यादा ही हो गए, अनयूजुअल। नॉर्मली हमारे बिजनेस में बैड डेट्स 3% तक होना इज अ यूजुअल, इज अ नेचुरल थिंग, बट दिस टाइम इट एक्सीड्स 5%। मान लो ये 6% हो गया, सो आई एम सेइंग कि नहीं यार ये आइटम थोड़ा सा अजीब है, इस बार बैड डेट थोड़ा अनयूजुअली हाई हो गया। तो हम इसको कहां दिखाएंगे, हम इस बैड डेट को पीएनएल में नॉर्मल एक्सपेंसेस के अंदर नहीं दिखाएंगे, हम इसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हैं। अगर एंटिटी को लगता है कि इसको दिखाना, इसको सेपरेटली शो करना ऑन द फेस एज एन एक्सेप्शनल आइटम
विल बी द गुड आइडिया सो दैट वी कैन एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी कि भाई क्यों इस बार हमारा प्रॉफिट कम आया, हमारा प्रॉफिट इस बार क्यों आया कम, तो वो एक्सप्लेन करना है अगर हमें, तो हम उसको एक्सेप्शनल कैटेगरी में दिखा देते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स लिखिए, एग्जांपल्स, अनयूजुअल बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट। दूसरा, लिटिगेशन सेटलमेंट्स, लिटिगेशन सेटलमेंट्स, लिटिगेशन सेटलमेंट्स मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो सेटल हो गया और उसमें हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा या कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। नाउ ऑफ कोर्स बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी कैटेगरी, कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, बट नॉन रिकरिंग है ना। और दूसरा, इट इज अनयूजुअल इन साइज, इन नेचर, ये तो रेगुलर तो होता नहीं है, ठीक है ना, है बिजनेस से रिलेटेड वो केस, बट लिटिगेशन सेटलमेंट हुआ तो उससे गेन लॉस हुआ। दूसरा, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एनी असेट, ऑन सेल ऑफ एनी असेट, आपने कोई असेट बेचा, कोई प्रॉपर्टी बेचा, कोई मशीन बेचा, जिसका गेन और लॉस थोड़ा सा अनयूजुअल है, कोई छोटा मोटा गेन और लॉस नहीं है, उसके गेन और लॉस का इंपैक्ट आपके पीएनएल पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा पड़ रहा है, जिस वजह से वो जो गेन हुआ, जिस वजह से आपका प्रॉफिट शूट अप कर गया 5% से। जनरली पिछले 4 सालों का अगर हम डेटा देखें, 5 सालों का डेटा देखें, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिकली 1-2% से हमेशा बढ़ रहा है, बट इस बार 5% से बढ़ गया। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको अलग से दिखाना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स जिसको आप सेपरेटली शो करते हो। तो वो सारे इनकम्स और एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज के हैं, जो कि अनयूजुअल इन साइज हैं या नेचर वाइज उनका वो अनयूजुअल है, मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब वो नॉर्मल नहीं है और वो फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, उसको कहा जाता है एक्सेप्शनल आइटम्स। सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी मैं एक्सेप्शनल आइटम्स को पढ़ाया करता था और ये उसके कुछ मैं एग्जांपल्स देता था, ये एग्जांपल्स भी आप समझ सकते हो। द राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी, जब आप अपनी इन्वेंट्री को एनआरवी पे लेके आते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो जब आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी ज्यादा है और एनआरवी उसकी कम है, तो आप उसको अगर एनआरवी पे लेके आते हो, लो करते हो, तो उसका जो भी लॉस का इफेक्ट आता है वो आप एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, एंटिटी ने कोई रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशन किया है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है, उससे अगर कोई लॉसेस या गेन्स हुए, वो आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को डिस्पोज किया, मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बता दिया, लेजिस्लेटिव चेंजेस, लिटिगेशन वगैरह, ये सेटलमेंट बता दिया। अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, अगर आप कोई प्रोविजन को रिवर्स कर रहे हो, फोर्थ पॉइंट भी लिख दो, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, मतलब पहले आपने कोई प्रोविजन बनाया था, अब आप उसको रिवर्स कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं लॉजिकली इसका डिफरेंट नेचर है। हमें रिवर्स प्रोविजन करना इस रेगुलरली, ये एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता, तो वो भी आपका चला गया एक्सेप्शनल आइटम में। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शनल आइटम्स किस कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, आया समझ में सबको? और एक्सेप्शनल आइटम्स को हमें पीएनएल में सेपरेटली शो करना होता है। चलिए मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट? अभी कोई नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा? अभी कोई नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा ना? ऑल राइट। और जो बच्चे ऐप पर अवेलेबल हैं, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, जो जो बच्चे ऐप पर अवेलेबल हैं, वी स्मार्ट ऐप पर अवेलेबल हैं, उनको कोई नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें नहीं लेना है, एक्सेप्शनल आइटम्स लेना होता है, और ये कैटेगरी होती है। चलिए जी, तो ये था आपका यहां तक का बेसिक्स। अब बात करते हैं रोड मैप ऑफ इंड एस, रोड मैप ऑफ इंड एस। सर व्हाट इज दिस रोड मैप ऑफ इंड एस? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंड एस कब से आए थे, कौन से ईयर से एप्लीकेबल होना शुरू हुए, और इंड एस कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबिलिटी की कौन सी
एप्लीकेबिलिटी का बेसिस क्या है, किस बेसिस पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ तो क्या सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उनके ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, एंड वाइज वर्सा। तो हमें यहां पर ये पढ़ना है। इसके अलावा बैंक्स के ऊपर का स्टेटस क्या है, एनबीएफसी का स्टेटस क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का स्टेटस क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेटस क्या है, ये सब हमें इस रोड मैप में समझाया जाएगा। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर आप देखोगे तो 6 पेजेस का ये टॉपिक है, और 6 में भी अगर आप देखोगे तो 2.5 पेजेस तो इंपॉर्टेंट केसेस है, मतलब लॉजिकली 3.5 पेजेस का पार्ट है। आइए, आपके पास इसके नोट्स हैं सबके पास, जिनके पास बुक्स नहीं है, बुक्स जिनके पास है उनको तो होंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो मैंने नोट्स आपको गूगल ड्राइव में दे दिए थे, इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव में मैंने इसके नोट्स वगैरह दे दिए थे, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब साथ ही साथ मैं आपको अपने आप को अनम्यूट करने के राइट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, पर आप अपने आप को अनम्यूट तभी करना जब आपको कोई डाउट पूछना हो, ठीक है। चलिए, रोड मैप ऑफ इंडेस। तो गाइस, इंडेस पहली बार 2015 में आए थे, 2015 में, फरवरी 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था। कब आया था? फरवरी 2015। कोई डेट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्री की बात चल रही है, तो जो रेलेवेंट है वो मैं आपको टिक लगवा लूंगा। तो फरवरी 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था, और तब उसको अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। तब के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अरुण जेटली जी थे, मतलब अरुण जेटली जी ने एक्चुअली में इंडेस को नोटिफाई करवाया था। हालांकि इसकी जो मेहनत थी वो यूपीए गवर्नमेंट से ही हो रही थी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उससे हुआ, इसकी मेहनत बहुत पहले से यूपीए गवर्नमेंट में हो चुकी थी, अच्छी खासी। तो 2015 में इसको नोटिफाई किया गया, और जब 2015 फरवरी में नोटिफाई किया गया तो कहानी कुछ ऐसी बनी कि ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 15, फिर 31 मार्च 16। अब इसको कब एप्लीकेबल किया गया? इसको एप्लीकेबल किया गया यहां पर फरवरी में, फेब 2015 में एप्लीकेबल किया गया, नोटिफाई किया गया। जब इसको यहां नोटिफाई किया गया तो डेफिनेटली इसको करंट ईयर में एप्लीकेबल नहीं करवाया जा सकता था कि चलो चलो हमने ना नोटिफिकेशन निकाल दिया, आप ना करंट ईयर में ही इसको अप्लाई कर दो, ऐसे नहीं होता। कंपनीज को ना टाइम देना पड़ता है कि भाई आपको हम समय दे रहे हैं, आप इस ईयर से आप इसको फॉलो करो। फिर इन्होंने ये बोला कि भाई हम बिल्कुल फरवरी फरवरी में लाए हैं, तो चलो हम आपको ये वाले ईयर का भी एक बेनिफिट दे रहे हैं कि आप इस ईयर में चाहो तो फॉलो करो, नहीं चाहो तो मत फॉलो करो। मतलब एक वॉलेंट्री एप्लीकेशन अगर करना चाहते हो अपनी इच्छा से, तो यहां पर नोटिफिकेशन आ गया था तो उन्होंने बोला कि आप चाहो तो यहां से फॉलो कर लो, पर ये एक आपका ऑप्शन है, आपका चॉइस रहेगा, सिर्फ इस ईयर के लिए आपका चॉइस रहेगा। अगले साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 से आपको मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आया इस साल में, इस साल से फॉलो नहीं करोगे, अगले साल से तुम्हारी इच्छा, करना है तो देख लो, पर उसके अगले साल से तो करना पड़ेगा। तो हम आपको लॉजिकली 1 साल का टाइम दे रहे हैं कि अपना इंडेस के हिसाब से चीजों को मैनेज कर लो, फॉलो कर लो। तो 16-17 से लॉजिकली इंडेस को अप्लाई मैंडेटरी करवाया दिया गया, वो भी फेज वाइज। फेज वाइज मतलब 2 फेजेस में फॉलो किया गया। फेज 1 में बड़ी कंपनीज एंड फेज 2 में छोटी कंपनीज, यूं समझ सकते हो, या मीडियम कंपनीज, ठीक है। तो 2 फेजेस में फॉलो करवा दिया गया। ये 2 फेजेस क्या थे? आइए, तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस फॉर द कंपनीज अदर देन बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस। हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बैंक्स नहीं आएंगे, एनबीएफसीज नहीं आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आएंगे। फेज 1 में कौन सी कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली गई फॉलो करने के लिए? कंप्लीट ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 मतलब लॉजिकली हो गया फाइनेंशियल ईयर 16-17। जिनके पास किताब है, पेन या पेंसिल यूज करते हैं, वो ऐसे लिख लेना। तो 16-17 से एप्लीकेबल करवा दिया गया फेज 1 में।
फेज 1 16-17 में कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड थी, ऑलरेडी लिस्टेड थी, या जो लिस्टिंग की प्रोसेस में आ गई थी, मतलब जिन्होंने सेबी को एप्लीकेशन डाल दी थी कि हमें लिस्टिंग करनी है, जिन्होंने सेबी को एप्लीकेशन डाल दी थी कि हमें लिस्टिंग करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब सेबी के पास हम जाते हैं लिस्टिंग करवाने, तो हमें पूरे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेबी के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 सब चीजें लॉ के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो सेबी कहता है कि भाई इंड एएस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाओ, ठीक है। तो जो कंपनीज पहले से ही लिस्टेड थी या जो सेबी के पास जा चुकी थी कि हमें लिस्टिंग करनी है, उनको 16-17 से मैंडेटरी इंड एएस फॉलो करना था। हाँ, एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, मैंने कल की क्लास में बताया था। लिस्टेड कहां थी? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, ये है आपका बड़ी कंपनी, मतलब फेज 1। तो फेज 1 में वो सारी लिस्टेड कंपनीज आ गई जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ टच हो चुकी है या उससे ऊपर है। तो अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो तुम्हारे ऊपर इंड एएस 16-17 से एप्लीकेबल हो चुका है, मैंडेटरी। तुम चाहो वॉलेंटरी तो एक साल पहले मतलब 15-16 से अप्लाई कर सकते हो। सर प्लीज शेयर द हाईलाइटेड नोट्स इन द बुक सो दैट वी कैन हाईलाइट एंड राइट आफ्टर वी गेट द बुक्स। ठीक है, आई विल शेयर, डोंट वरी। ठीक है, तो पहली कंपनी हो गई आपकी लिस्टेड। दूसरी, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 5 करोड़। यहां पर भी वही, इसका मतलब चाहे तुम लिस्टेड हो, चाहे तुम लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, चाहे तुम अनलिस्टेड हो, अगर तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ को टच कर चुकी है तो तुम्हें इंड एएस मैंडेटरी 16-17 से फॉलो करना पड़ेगा। लिस्टेड अनलिस्टेड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। साथ ही साथ अगर तुम होल्डिंग कंपनी हो और पहले की दो चीजों में आ रहे हो, तो तुम्हारी सारी सब्सिडरी कंपनीज, चाहे वो फिर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ में उसमें नहीं आ रही है, तुम्हारी सारी ज्वाइंट वेंचर कंपनीज, तुम्हारी सारी एसोसिएट कंपनीज के ऊपर भी इंड एएस लग जाएगा। उल्टा, तुम सब्सिडरी कंपनी हो, इंडिविजुअली तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर टच हो चुकी है, तो तुम्हारे ऊपर तो इंड एएस लगेगा ही लगेगा, तुम्हारी होल्डिंग कंपनी के ऊपर भी लगेगा, फिर भले होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 1 रुपए की क्यों ना है, वाइज वर्सा। तो सर इसका मतलब हमें नेटवर्थ कंसोलिडेटेड बेसिस पे नहीं देखनी है, हमें नेटवर्थ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखनी है। यस, हमें जो नेटवर्थ देखनी है वो एज पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखनी है, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नहीं देखनी है। तो अगर एज एन इंडिविजुअल बेसिस पर मेरी नेटवर्थ लिमिट ऐसा क्रॉस हो रहा है, तो मैं और मेरे सारे सब्सिडरीज या मेरा होल्डिंग एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब आ जाएंगे फेज 1 में 16-17 से। टेल मी, इतना समझ में आया कि नहीं? अब एक बात बताऊं, ये आपके सीए इंटर का भी सिलेबस का पार्ट था। सीए इंटर में भी सेम टू सेम ये सिलेबस का पार्ट था। सीए इंटर में आपका एक चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस। तो वो इंड एएस के अंदर ये वाला पार्ट था। तो मैं क्लास में इसको ऊपर ऊपर से पढ़ाता हूं, एक्चुअली आया तो आज तक नहीं है, पर ऊपर ऊपर से पढ़ाना पड़ता है कि भाई भाई बच्चों ऐसा ऐसा है। चलो, तो ये हो गया फेज 1। फेज 1 कब से स्टार्ट हुआ? 16-17। कौन सी कंपनीज? जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, चाहे लिस्टेड, चाहे इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, चाहे अनलिस्टेड, और उनकी सारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर। डन? ओके सर। हाँ, अगर तुम चाहो तो वॉलेंट्री 15-16 से फॉलो कर सकते हो। कब से? 15-16 से। पर मैंडेटरी कंप्लायंस तो 16-17 से करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस वाला कौन सा होगा? 16-17। फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी 16-17। तुम जिस साल भी इंड एएस फॉलो करोगे, मान लो तुमने 16-17 में फॉलो किया,
तो 16-17 के साथ साथ तुम्हें जो प्रीवियस ईयर के फिगर देने पड़ते हैं, सबको पता है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के फिगर भी डालने पड़ते हैं एज अ कंपैरेटिव। तो वो जो कंपैरेटिव तुम 16-17 के साथ जो कंपैरेटिव डालोगे 15-16 के, तुम्हें उन फिगर्स को भी इंड एएस में लाना पड़ेगा। हाँ, मतलब यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि तुम्हारे 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट है और तुम्हारा यहां पर करंट ईयर है, यहां पर प्रीवियस ईयर है, ये सारे फिगर यहां पर तुम्हारे इंड एएस के हिसाब से चल रहे हैं और ये सब तुम्हारे एएस के हिसाब से चल रहे हैं। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तनिषा मैं आ रहा हूं, नेटवर्थ पॉइंट है हमारे पास, डोंट वरी, आ रहा हूं मैं। जानबूझ के नेटवर्थ वाला पॉइंट अभी बीच में नहीं लाया। तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तुमने अगर करंट ईयर में इंड एएस फॉलो किया है तो इंड एएस विल बी एप्लीकेबल रिट्रोस्पेक्टिवली। हाँ, रिट्रोस्पेक्टिवली। सर कितना रिट्रोस्पेक्टिवली? सर कितना रिट्रोस्पेक्टिवली? अगर मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, सपोज अगर मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, ठीक है, तो पीछे जाना पड़ेगा, चलो मैं पीछे कैसे जाऊं, चलो ये मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, तो मेरा करंट ईयर 16-17 है, मुझे पीछे जाके फॉलो करना पड़ेगा। पीछे कितना पीछे? 1 साल पीछे, 1 साल, मिनिमम 1 साल पीछे, मिनिमम 1 साल पीछे जाके तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर जो आपने पीछे बोला उसको सर थोड़ा सा बताओ ना कैसे। तो सुनो, ये है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 15-16 और ये है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 16-17। ये है तुम्हारा फर्स्ट इंड एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है तुम्हारा फर्स्ट इंड एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुम्हें कंपैरेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एएस के अकॉर्डिंग हुआ, तो तुम पीछे जाके चेंज करोगे। पीछे कब से? तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा 1/4/15, 1 अप्रैल 15। इस डेट से यू हैव टू रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई इंड एएस। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस। कैसे? इस डेट पर 1 अप्रैल 2015 में जो भी एएस बेस्ड बैलेंस शीट होगी, एएस बेस्ड बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च 15 वाली, 31 मार्च 15 वाली जो भी एएस बेस्ड बैलेंस शीट होगी, उसमें जो भी तुम्हारे लाइबिलिटीज असेट्स दिख रहे होंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड असेट्स, वो सब एएस के हिसाब से होंगे। तुम्हें उनको कन्वर्ट करके इंड एएस में लाना पड़ेगा। इन सभी फिगर्स को तुम्हें इंड एएस में लाना पड़ेगा। सर कैसे लाएंगे? आगे चल के पता चलेगा। एक इंड एएस है वो हमें बताता है कि कैसे कन्वर्ट होता है। कुल मिला के अगर यहां पर कोई पीपीई एज पर एएस 10 लाख रुपए की दिख रही है, पर एज पर इंड एएस अगर वो 12 लाख रुपए की होनी चाहिए, तो अब तुम असेट का फिगर चेंज कर दोगे। 10 लाख की जगह वो 12 लाख हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे होगा सर? हाँ, मान लो यहां पर लाइबिलिटी में कोई प्रोविजन दिख रहा है एज पर एएस, पर इंड एएस के हिसाब से वो प्रोविजन नहीं बनना चाहिए, तो तुम उस प्रोविजन को हटा दोगे। अच्छा ऐसा होगा सर? हाँ, मान लो यहां पर कोई असेट है जो एएस के हिसाब से दिख ही नहीं रही है, पर इंड एएस के हिसाब से दिखनी चाहिए, तो वो तुम दिखाओगे। ओके अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहां पर तुम सारे चेंजेस अपनी एसेट लायबिलिटीज में एज पर इंड एएस करोगे। तो सर फिर तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा, बिकॉज आपने बोला कि 10 लाख की चीज को 12 कर दो, प्रोविजन हटा दो, कोई नई चीज लेके आओ, तो सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी। हाँ टैली नहीं होगी, तो सर फिर क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट नहीं, जो भी बैलेंस शीट का डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग लिखवाऊंगा, अभी मत लिखना, वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। बिकॉज क्या है, मैं समझाते समझाते जो आपको पॉइंट बोल रहा हूं वो आपके मन में फिर उससे डाउट क्रिएट होगा, तो मैं आपके डाउट को ही एंटरटेन कर रहा हूं कि यहां पर जब तुम रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करोगे इस डेट में, तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंस तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहां रिटेन्ड अर्निंग के अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो तुमने क्या किया? तुमने जब इंड एएस अप्लाई किया उसको तुमने रिट्रोस्पेक्टिवली पिछले साल के बिगिनिंग से फॉलो किया, पिछले साल के बिगिनिंग से फॉलो किया रिट्रोस्पेक्टिवली। इसको एक नाम देना पड़ेगा। अब इसको एक नाम देना है हमें। पिछले साल के बिगिनिंग इतना इतना बड़ा बड़ा सही नहीं है, तो हम इसको एक नाम दे रहे हैं। इंड एएस ने इसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इंड एएस ने बोला है
कि जब भी तुम इंड एएस पहली बार फॉलो करोगे तो तुम्हें रिट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करना पड़ेगा फ्रॉम द ट्रांजिशन डेट। नाम क्या बोला मैंने? ट्रांजिशन डेट। ट्रांजिशन, 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 ट्रांजिशन मतलब एएस से इंड एएस, एएस से इंड एएस। You have to apply Ind AS retrospectively from transition date. So, sir, can we define transition date as the date of the beginning of the immediately preceding financial year? Yes, the beginning of immediately preceding financial year is the transition date. बोलो, सबको क्लियर ये पॉइंट? एवरीवन, सबको क्लियर है कि नहीं? ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। मैं आपको सिक्स्थ पॉइंट लिखवा रहा हूं जो फेयर फेयर वाले पॉइंट है। तो फेयर पॉइंट क्या है? फेयर पॉइंट ये है, whenever any company apply Ind AS first time, whenever any company apply Ind AS first time, it has to apply Ind AS retrospectively from transition date. Transition date. Transition date. Transition date मतलब beginning of immediately preceding financial year. Beginning of immediately preceding financial year. अंजलि, मैं आपके डाउट पे आ रहा हूँ क्योंकि आपने ना नेटवर्थ से रिलेटेड डाउट पूछा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमारा 500 करोड़ का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 500 क्रॉस हुआ। तब प्रीवियस ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा एज पर इंड एस। मैं अभी आपके डाउट पे आ रहा हूँ बिकॉज अभी तक मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी नेटवर्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा रुक जाइए। अभी क्या कुछ भी उस पर बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है? यस एवरीवन, यहां तक सबको डन बेटा? क्लियर? तो अगर तुम मैंडेटरी फॉलो कर रहे हो 16-17 से, तो तुम्हारा कंपैरेटिव पीरियड 15-16 होगा। तो तुम्हारी ट्रांजिशन डेट क्या होगी? ट्रांजिशन डेट 1/4/15। ट्रांजिशन डेट पे तुम क्या करोगे? ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बनाओगे? ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट। क्या बनाओगे सर? ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट। मतलब ये नहीं समझा सर मेरे को। ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट मतलब एक्चुअल में तुम इंड एएस फॉलो कर रहे हो इस साल से, पर रिट्रोस्पेक्टिव जाते वक्त तुम्हें पिछले साल का भी इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत तुम कर रहे हो ट्रांजिशन डेट से, मतलब 1 अप्रैल 15 से। 1 अप्रैल 15 में जो ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस शीट बनी हुई है एएस बेस्ड, उसको तुम चेंज कर रहे हो इंड एएस में। उस इंड एएस वाली बैलेंस शीट को कहा जाएगा ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट। ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट, ठीक है? बिगिनिंग ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लिखो ऑन ट्रांजिशन डेट ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड। ट्रांजिशन डेट पर ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट आपको रिक्वायर्ड होगी। बच्चों ये बेसिक्स के अंदर ही लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? मैंने 6th नंबर पॉइंट डाल दिया, मतलब अभी तक मैंने 5 पॉइंट्स आपको नॉर्मल बेसिक्स के लिखवाए थे। अब जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं रोड मैप वाला, उससे भी जुड़े हुए बेसिक्स में इसी के अंदर लिखवा रहा हूं। चलिए, सो गाइस दिस वाज फेज 1। फेज 1 में कौन सी कंपनीज? 500 करोड़ नेटवर्थ और मोर।
अब आते हैं फेज 2। अब फेज 2 तुम पढ़ो और मुझे उसका मतलब समझाओ। फेज 2 तुम लोग सब पढ़ोगे एंड उसके बाद अपन बात करेंगे। चलो पढ़ो। ऑलराइट, सिमिलर टू फेज 1 बट अनलिस्टेड में लिमिट डिफाइन कर दी। अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्क 500 करोड़ से नीचे वो आएगा। अनलिस्टेड कंपनी में वो जिनका नेटवर्क 500 करोड़ और मोर बट 500 करोड़ से नीचे, ठीक है। अनलिस्टेड इनको मैंडेटरी 17-18 से होगा। यस, लिस्टेड ऑल कवर्ड नाउ। यस यस। फेज 2 में उन्होंने लिस्टेड को तो छोड़ा ही नहीं। फेज 1 में क्या बोला कि तुम लिस्टेड हो, तुम्हारी नेटवर्क 500 करोड़ टच हो रही है, आ जाओ। फेज 2 में तुम लिस्टेड हो, तुम फेज 1 में नहीं आए थे, आ जाओ। तो लिस्टेड वाला बोलता है अरे मेरी नेटवर्क 100 करोड़ है, आ जाओ। अरे मेरी नेटवर्क नेगेटिव है, आ जाओ। लिस्टेड वालों को तो छोड़ा ही नहीं। अब तुम कोई भी लिस्टेड हो, आ जाओ। इसीलिए अगर आप कल का ध्यान दोगे तो कल वाले बेसिक्स में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज की डेट, अब ये तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं भी, रोड मैप, पर मैंने कल आपको एक्चुअल में क्या शॉर्ट में लिखवाया था, इंड एएस आर मैंडेटरी एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज। कोई नेटवर्क का चक्कर ही नहीं है। अब अगर तू लिस्टेड है या तू इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कर रहा है, भाई तू इंडेस लगा। पर अगर तू अनलिस्टेड है, आज की पोजीशन ये है, अगर तू अनलिस्टेड है और तेरी नेटवर्थ मिनिमम 250 करोड़ है, कब की देखनी है वो हम बताएंगे, मिनिमम 250 करोड़ है, तो भाई तू इंडेस में आ जा। तो ये कल वाला पॉइंट है जो एक्चुअली आज की करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो फेज टू में आपने समझ लिया है, वो सारी लिस्टेड कंपनीज या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जिनकी नेटवर्थ 500 से लेस कर रही है, 1 रुपया है, नेगेटिव है, वॉटएवर। वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम हो रही है, और इन सबकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जेवी, इस पे हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, हमें पता है। इनके ऊपर है क्या, 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल होगा। मतलब इनका जो मैंडेटरी ईयर है वो है 17-18। मतलब इनको अगले फेज में इनको 1 और साल की राहत दे दी गई। मतलब मैंडेटरी कंप्लायंस यहां पर पहले था 16-17, अब इन कंपनीज के लिए बोल दिया कि भैया आपका हो जाएगा 17-18। तो बताओ अगर इनका 17-18 मैंडेटरी है तो इनका ट्रांजिशन डेट क्या होगा, 17-18 का प्रीवियस ईयर 16-17, 16-17 का बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल 16। डेट पूछा बेटा दक्ष, 1 अप्रैल 16, हाँ 1 अप्रैल 16। ठीक है सर, इनको भी वॉलंटरी है, हाँ इनको भी वॉलंटरी है, तुम चाहो तो 16-17 से कर लो, पर 17-18 से तो करना पड़ेगा, और तुम्हारी ट्रांजिशन हो गई है, डन। तो ये 2 फेजेस में इंड एएस फॉलो होते हैं। तो सर आज की पोजीशन क्या कहती है, आज की पोजीशन ये कहती है कि तुम अगर लिस्टिंग हो, लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर अनलिस्टेड हो तो तुम्हारी नेटवर्थ कहां पर है, तो हम देखेंगे कि हमारी नेटवर्थ है 200 करोड़। नहीं, तुम एएस में जाओ, तुम शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉलो करो और एएस फॉलो करो। जिस दिन तुम्हारी नेटवर्थ 250 करोड़ क्रॉस हो जाए, आज की पोजीशन बोल रहा हूं, अब ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, आज की पोजीशन क्या है। मतलब अगर अभी ये करंट ईयर चल रहा है तुम्हारा, 24-25, अगर तुम्हारी 31 मार्च 25 की नेटवर्थ क्रॉस हो गई,
या तुम्हें दिख रहा है कि क्रॉस हो रही है, तुम अगले साल से इंडेक्स फॉलो करना शुरू कर दोगे। आज की पोजीशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो जो नेटवर्थ वहां दिखाई गई है, वो अपन उस पर बात करेंगे कि यार पहली बार फॉलो करने के लिए सर नेटवर्थ कब की देखनी है, वो हमें यहां बताया जाएगा। पर आज की पोजीशन बिल्कुल सिंपल है। नेटवर्थ अनलिस्टेड वालों के लिए ही है, बात करें तो कि लिस्टेड वालों को तो करना ही पड़ेगा। अनलिस्टेड वालों के लिए बोला गया भाई 250 करोड़ जिस दिन क्रॉस हुई अगले साल से फॉलो कर लेना। तो अब तुम्हें नेटवर्थ क्या फॉलो करनी है, नेटवर्थ के रूल्स क्या है, ये लो तुम्हारी नेटवर्थ। तुम्हारी नेटवर्थ के रूल्स क्या है, तो तुम्हें ये फेजेस के अकॉर्डिंग नेटवर्थ को क्या देखना है। तो ध्यान से देखो, जब मैंने तुम्हें बताया था, हाँ ये देखो नोटिफिकेशन कब आया था, नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2015 में। तो गवर्नमेंट ने जो नेटवर्थ का बोला रूल, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहां पर उन्होंने बोला कि जो नेटवर्थ तुम्हें देखनी है इंडेक्स को अप्लाई करने के लिए, वो तुम्हें नेटवर्थ देखनी है पिछली वाली अपडेटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट की। मतलब नेटवर्थ तुम्हें देखनी है 31 मार्च 14 एंड देयर आफ्टर तुम जो भी आगे की बैलेंस शीट्स बनाओगे उसकी। पर तुम्हें पहली जो नेटवर्थ देखनी है वो देखनी है 31 मार्च 14 की। बेटा हिस्ट्री की बात चल रही है, तो इमेजिन करो कि तुम्हारी कंपनी यहां पर जिंदा है, तुम्हारी कंपनी यहां पर थी, पहले से ही थी। तो जिस टाइम पे तुमने नोटिफिकेशन पढ़ा तो तुम्हें बोला गया कि नेटवर्थ के बेसिस पर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि नेटवर्थ देखी जाएगी 31 मार्च 14 या उसके बाद के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे। तो तुमने देखा कि 31 मार्च 14 पे तुम्हारी नेटवर्थ 600 करोड़ है, तो तुम फॉल हो गए फेज 1 में ही। अब अगली नेटवर्थ भले तुम्हारी कम हो जाए, नेटवर्थ का जो बेसिस लिया जाएगा वो लिया जाएगा 31 मार्च 14। भले फिर 31 मार्च 15 में तुम्हारी नेटवर्थ 490 करोड़ हो गई, नहीं, हाँ 600 करोड़ थी ना, तुम फेज 1 में आ चुके हो। वेलकम टू फेज 1। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ? अब मैं उल्टा चल रहा हूं, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। यहां तुम्हारी 490 थी और यहां तुम्हारी 520 हो गई। बताओ तुम फेज 1 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? फेज 1 मैंडेटरी यहां से शुरू हो रहा है, मैंडेटरी फेज 1 16-17 से शुरू हो रहा है, और एक 31 मार्च 15 पे तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ से क्रॉस हो चुकी है। बताओ फेज 1 शुरू होने से पहले पहले तुम्हारी नेटवर्थ क्रॉस हो चुकी है, बताओ तुम फेज 1 में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? आ सकते हो, क्योंकि क्या बोला गया है, नेटवर्थ देखनी है आइदर 31 मार्च 14 और देयर आफ्टर की कोई भी बैलेंस शीट। मतलब फेज 1 शुरू होने से पहले पहले अगर तुम्हारा 500 करोड़ 500 करोड़ टच हो गया, तुम आ गए, तुम आ जाएंगे, तुम फेज 1 में आ जाओगे। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो भले यहां पर तुम्हारा 31 मार्च 14 को 500 करोड़ टच नहीं हुआ था, 31 मार्च 15 को तो टच हो गया ना, फेज 1 तो आएगा 16-17 से, मतलब तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। चलो, और यहां पर भी तुम्हारी नेटवर्थ थी 495, पर तुम्हारी यहां नेटवर्थ हो गई 505 31 मार्च 16। स्टिल फेज 1 शुरू होने से पहले पहले, फेज 1 शुरू होने से पहले पहले तुम्हारी नेटवर्थ क्रॉस हो चुकी है। बताओ अभी भी तुम फेज 1 में आओगे कि नहीं आओगे? अभी भी तुम फेज 1 में आओगे। आया समझ में कि नहीं? और यहां अगर कट करके कर दें 498 करोड़, अब बताओ तुम फेज 1 में आओगे कि नहीं? यहां 490, 495, 498, अब बताओ तुम अब आ ही नहीं सकते, क्योंकि अब फेज 1 शुरू करना है और मेरे पास कोई नेटवर्क 500 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है। मतलब अब मैं बाय डिफॉल्ट कौन से फेज में चला गया? अब मैं बाय डिफॉल्ट कौन से फेज में चला गया? फेज 2, क्योंकि 250 की लिमिट थी वहां पर, तो वहां तो मैं एन एनी में जा रहा हूं, मैं फेज 2 में अपने आप चला गया। आया समझ में कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो फेज 2 की बात करते हैं, फेज 2 की बात करते हैं। 31 मार्च 14, 31 मार्च 14, फिर 31 मार्च 15, फिर 31 मार्च 16, फिर 31 मार्च 17, और तुम्हारा फेज 2 कब से होगा? 17-18 से, ठीक है ना। मान लो तुम्हारी नेटवर्थ यहां पर है 300 करोड़, पर यहां पर गिर के 240 हो गई, 230 हो गई, 220 हो गई। बताओ तुम फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे?
बताओ तुम फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे? आओगे, क्योंकि पहली वाली डेट में ही तुम फॉलो गए ना, बाद में भले तुम्हारी गिर गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फेज 2 में आओगे। अच्छा, फेज 2 में हम अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो इन एनी वे कुछ भी नेटवर्थ हो जाए, है ना, हम अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं। तो तुम फेज 2 में आओगे। मान लो तुम्हारी नेटवर्थ यहां थी 245, पर यहां बढ़ गई 251। अब बताओ फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे? अभी भी आओगे। फेज 2 शुरू होने से पहले पहले नेटवर्थ क्रॉस हो जानी चाहिए थी। मान लो यहां 245, यहां 246 हो गई, पर यहां 252 हो गई। बताओ फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे? स्टिल आओगे। मान लो यहां 247 हो गई, पर यहां 253 हो गई। अब बताओ फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे? अभी भी आओगे। यहां तुम्हारी 248 थी, अब बताओ फेज 2 में आओगे कि नहीं आओगे? अब नहीं आओगे। अब तुम फेज 2 में नहीं आओगे, क्योंकि फेज 2 तो अब 17 18 वाला है, तो अब 31 मार्च 17 में तुम्हारी है ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? बट और आगे बढ़ता हूं मैं। मान लो 31 मार्च 18 को तुम्हारी नेटवर्थ 254 हो गई, 248 से 254, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। अब बताओ तुम कौन से ईयर से इंड एएस फॉलो करोगे? अब बताओ तुम कौन से ईयर से इंड एएस फॉलो करोगे? इसका जस्ट अगला साल, मतलब कौन सा? 1819। 1819 बच्चों, 1920 नहीं, किसी ने 1920 लिख दिया था शायद, तनिष्का बत्रा ने। 1819 से तुम आ जाओगे। चलो, क्लियर हुआ ये आइडिया? सर नेटवर्थ में आएगा क्या क्या? अच्छा उससे पहले, तो नेटवर्थ हमें कब की देखनी है? 31 मार्च 14 की। ठीक है, मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करवा रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट कल की क्लास में बताया, द बेस्ट पार्ट ऑफ एफआर इज ऑडिट की तरह तुम्हें वर्ड टू वर्ड वाली थ्योरी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है जहां पर तुम्हें वर्ड टू वर्ड वाला पॉइंट्स केस स्टडी में लिखना पड़ेगा, दैट इज 115 इंड एएस 115 रेवेन्यू वाला। तो इन सबको याद करके मैं तुम्हारी जिंदगी को झंड नहीं करवाना चाह रहा हूं कि मैं एक एक एक, एक पढ़ाता रहूं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में आर्टिकलशिप में पहले से ही झंडू चल रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी और झंड नहीं करवाना चाह रहा हूं। तो ये बहुत ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको कीवर्ड्स याद रखो बस। तो नेटवर्थ तुम्हें देखनी है 31 मार्च 14 और फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच एंड्स आफ्टर 31 मार्च 14। तो 31 मार्च 14 के बाद जो भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड होंगे जहां पर तुम्हारी नेटवर्थ क्रॉस हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब अगर तुम फर्स्ट कंपनी हो, तो तुम पहली बार बना रहे हो, तो अगर तुम एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो 31 मार्च 14 या उसके बाद की, अगर तुम्हारी थ्रेशोल्ड फॉलो हो रही है 31 मार्च के बाद किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो तुम्हें फॉलो करना है। तो बहुत ही सिंपल। इसके अलावा नेटवर्थ में क्या क्या देखना है? नेटवर्थ में देखना है तुम्हें पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में तुम्हारा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा। फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस में फ्री रिजर्व्स में तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व AS10 वाला नहीं आएगा, AS10 वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस हो जाएंगे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ जो तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा। ये नेटवर्थ की डेफिनेशन है। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दो, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस कर दो, माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो माइनस कर दो। ईसॉप का रिजर्व, एक क्वेश्चन में आया था बहुत पहले, ईसॉप का रिजर्व, ईसॉप रिजर्व होता है एक, और दूसरा कैपिटल रिजर्व। अगर तुमने पहले कभी बनाया है मेड आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, मान लो तुम्हें AS12 में तुमने गवर्नमेंट ग्रांट तुम्हें मिली थी, AS12 एनीवन, AS12 याद है? AS12 जब तुम छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे थे, AS12 एक वर्ड बोल रहा हूं, AS12 में तुम्हें ग्रांट मिल रही है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आ रहा है? प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो AS12 बोलता था कि प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाली ग्रांट को डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ, डायरेक्टली कैपिटल, हाँ नो डिविडेंड, वेरी गुड गौरी, उससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, वेरी गुड, आप उसको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ। तो वो, तो एनी ईसॉप रिजर्व या एनी कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट shall be the part of net worth for the purpose of calculating Ind AS applicability। मतलब फ्री रिजर्व्स में ईसॉप रिजर्व आएगा, फ्री रिजर्व में कैपिटल रिजर्व भी आएगा, भले वो गवर्नमेंट ग्रांट से बना है, तो फ्री रिजर्व में ये दोनों रिजर्व आएंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा नेटवर्थ वाला पार्ट।
ठीक है। हाँ, अब आते हैं तुम्हारी डाउट्स पे। कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछा था। जो पिछले कोई डाउट्स है किसी के, पीछे जाना पड़ेगा मुझे। आप अपने डाउट को कॉपी करके पेस्ट वापस से कर दो ना, बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। लिकेश नहीं, लिकेश नहीं, डाउट किसका था? अंजलि का डाउट था, अंजलि का डाउट था शायद। तो अंजलि, आपका जो भी डाउट है अब आप पूछो, अगर आपको कोई डाउट है। अगर आपके डाउट सेटिस्फाई हो गए तो अलग बात है। एनीबडी, कोई डाउट? सर अगर नेटवर्थ एक्सीड 250 करोड़ फिर बाद में रिड्यूस हो ना, इंड एस वंस अप्लीकेबल शेल ऑलवेज बी अप्लीकेबल। अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंड एस वंस अप्लीकेबल बेस्ड ऑन नेटवर्थ शेल ऑलवेज बी अप्लीकेबल। चलो ये पॉइंट भी लिखवा देता हूं। कौन सा पॉइंट था ये हमारा? लास्ट 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नंबर पॉइंट। वंस इंड एस इज अप्लीकेबल टू अनलिस्टेड एंटिटी, क्योंकि लिस्टिंग पे तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा। टू अनलिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन नेटवर्थ थ्रेशोल्ड, it shall be applicable permanently even though net worth is reduced in subsequent years। ठीक है बेटा, इंड एस ना बीवी है, एक बार शादी हो गई, मतलब पति पत्नी वाला रिलेशन है, एक बार शादी हो गई खत्म, मरने तक साथ देना पड़ेगा, चिपके रहोगे एक दूसरे से, यही मान लो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये हो गया तुम्हारा नेटवर्थ वाला कॉन्सेप्ट। नेटवर्थ के अंदर क्या क्या आएगा वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, हर चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहां पर दिया हुआ है। हाँ जी, उसके बाद हाँ सर, इंडेस मान लो अप्लाई हो गया। गौरी आता हूं मैं आपके पॉइंट पर। सर इंडेस अप्लाई हो गया तो सर इंडेस किसके ऊपर फॉलो होगा? स्टैंड अलोन के ऊपर कि कंसोलिडेटेड के ऊपर? अच्छा, एवरीवन नो ना व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एवरीवन? हाँ। अच्छा, नेटवर्थ कौन सी देखनी है, स्टैंड अलोन की देखनी है कि कंसोलिडेशन की देखनी है? नेटवर्थ कौन सी देखनी है? स्टैंड अलोन की। नेटवर्थ स्टैंड अलोन की देखनी है। चेक नेटवर्थ फ्रॉम एसएफएस, सीएफएस का नहीं। ठीक है, तो अगर एसएफएस के हिसाब से तुम्हारा नेटवर्थ क्रॉस हो रहा है तो तुम्हारे ऊपर इंडियस लग गया, तो तुम्हारे ऊपर इंडियस जो लगेगा तो एसएफएस में लगेगा कि साथ साथ तुम्हारे कंसोलिडेशन में भी लगेगा? मान लो तुम होल्डिंग कंपनी हो, तुम्हारे एसएफएस के हिसाब से तुम्हारा नेटवर्थ क्रॉस हो गया, तुम इंडियस अप्लाई कर रहे हो, तो तुम इंडियस अप्लाई इंडिविजुअली करोगे हमेशा कि साथ साथ तुम कंसोलिडेशन पे भी करोगे? दोनों पे करोगे, बोथ। इंडियस वंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड शेल अप्लाई टू बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार इंडियस अप्लाई हो गया तो दोनों पे लगेगा, दोनों पे लगेगा। ये नेटवर्थ वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, ऊपर हमने नेटवर्थ वाला पॉइंट ये डिस्कस कर लिया था। ये बताओ, ओवरसीज सब्सिडरी, ओवरसीज एसोसिएट, ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर, अदर सिमिलर एंटिटीज। ओवरसीज मतलब फॉरेन, तो फॉरेन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी may prepare its standalone financial statements in accordance with the requirements of specific jurisdiction, provided that such Indian company shall prepare its consolidated financial statements in accordance with Ind AS, voluntary or mandatory if it meets the criteria। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तब तक गौरी, व्हाट इफ इट चेंजेस इट्स स्टेटस टू एलएलपी? ओके,
एलएलपी में अगर स्टेटस आ गया तो क्या होगा? तो हमारे पास एक केस है एलएलपी का, नीचे वो केस आएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे गौरी आपका पॉइंट। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन ज्वाइंट वेंचर है, फॉरेन एसोसिएट कंपनी है, तो सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर के ऊपर तो इंडेक्स लगेगा ना, एज पर दिस पॉइंट। पर अगर वो फॉरेन है तो वो उस कंट्री के हिसाब से अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको बनाने दो, उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो फॉरेन है। पर जब तुम सीएफएस बनाओगे, कंसोलिडेशन करोगे, तो तुम उनके एसएफएस को अपने साथ मर्ज करने के लिए उनके एसएफएस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडेस में, एक मेहनत बढ़ जाएगी। ठीक है, एसएफएस वो वहां के हिसाब से बनाए, सीएफएस इंडेस वाली को इंडेस में बनाना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल हो गया तो। सर इवन इफ फॉरेन सब्सिडरी डजंट प्रिपेयर इन इंडेस, इंडियन कंपनी शुड प्रिपेयर इन इंडेस। यस, इंडिया के सीएफएस, इंडियन इंडेस, ओवरसीज सब्सिडरी इंडिया एसएफएस, ठीक है। यस, तो कोई भी फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है, तो उसको अपने हिसाब से करने दो, पर उसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीएफएस के पर्पस के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडेस में। चलो उल्टा ये पढ़ो अब, इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एक इंडियन सब्सिडरी है फॉरेन होल्डिंग कंपनी की, उल्टा फॉरेन होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी इंडिया में है, क्या होगा? shall prepare its financial statements in accordance with Ind AS, either voluntary or mandatory, if it meets the criteria based on the net worth of individual financial statements of subsidiary. उल्टा सिंपल, मैं एक इंडियन सब्सिडरी हूं और मेरी एक फॉरेन होल्डिंग है। अब फॉरेन होल्डिंग के ऊपर तो इंडेस नहीं लगेगा, पर मेरे इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे बनाना पड़ेगा इंडेस के हिसाब से। अब वो उसका टेंशन है कि जब वो कंसोलिडेशन करेगा अपनी कंट्री में, तो वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने आईएफआरएस के हिसाब से उसको वो चेंज करने पड़ेंगे, वो उसका प्रॉब्लम है। इंडियन सब्सिडरी को, इंडियन जेवी, इंडियन ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट को अपने एसएफएस इंडेस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है। लिस्टिंग स्टेटस शैल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर पहले लिस्टिंग था अब लिस्टिंग नहीं रहा, पहले लिस्टिंग था अब लिस्टिंग नहीं रहा, इंडेस तो एप्लीकेबल हो चुका है, बताओ क्या करोगे? पहले लिस्टिंग था अब लिस्टिंग नहीं रहा, क्या हटा दे, अब एएस पे चले जाएं? नहीं, वही बीवी वाला कंसेप्ट, हमेशा एप्लीकेबल, वंस एप्लीकेबल शैल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। सब्सिडरी एसोसिएट जेवी स्टेटस शैल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये शानदार पॉइंट है, ये बहुत शानदार पॉइंट है। देखो जी, मैं आ रहा हूं 16-17 में, फेज 1 में, ये है 31 मार्च 14, यहां मैं हूं ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और मेरी ए लिमिटेड की नेटवर्थ है यहां पर 600 करोड़। तो मैं 16-17 से फॉलो करूंगा, बोलो हाँ, सिंपल। और मेरे सारे सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को भी फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर मेरी एक सब्सिडरी कंपनी थी बी लिमिटेड, ये मेरी सब्सिडरी थी, मेरी सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ यहां थी 100 करोड़। बताओ, मेरे ऊपर तो इंडेस फॉलो होगा ही होगा, क्या मेरी सब्सिडरी के ऊपर फॉलो होगा? होगा। पर सर नेटवर्थ तो 100 है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी सब्सिडरी है, बात खत्म। ठीक है, 31 मार्च 15, आगे की नेटवर्थ मुझे चेक ही नहीं करनी, कोई मतलब ही नहीं है 31 मार्च 15 पे। 31 मार्च 15 में मुझे नेटवर्थ चेक नहीं करनी है, ये तो बात पक्की है। पर यहां पर बी लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी नेटवर्थ हो गई 200 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 16 में 31 मार्च 16 में
बी लिमिटेड की नेटवर्थ 240 करोड़। पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये है कि इमीडिएटली बिफोर 31 मार्च 2016, 1 मार्च को बी लिमिटेड इज नो मोर अवर सब्सिडरी। बी लिमिटेड हमारी सब्सिडरी नहीं रही। बताओ बी के ऊपर इंड एस लगेगा कि नहीं लगेगा? बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस लगेगा कि नहीं लगेगा? आप इसको पॉइंट को पढ़ लो पहले तो, फिर आंसर करो प्लीज। सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, स्टेटस। आपको स्टेटस इसका कब दिखना है? शैल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट ईयर ऑफ इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट ईयर status will be checked only in the first year of Ind AS financial statement. बेटा फर्स्ट ईयर ऑफ इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16-17 है। 16-17 पे मैं पहली बार फॉलो कर रहा हूं। ये नहीं लिखा है कि स्टेटस शैल बी चेक्ड ऑन ट्रांजिशन डेट, ये नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है कि स्टेटस शैल बी चेक्ड ऑन द कंपैरेटिव डेट, पिछले साल की कंपैरेटिव, नहीं, ये नहीं लिखा है। फर्स्ट ईयर ऑफ इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो पहला साल मेरा एक्चुअल में हो रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव वाला नहीं, ट्रांजिशन डेट नहीं। अब बोलो जल्दी सोच के, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 16-17 में तो एप्लीकेबल होगा, पर सर कंपैरेटिव 15-16 का भी तो बनेगा इंड एस के हिसाब से, तो 15-16 में तो मेरी सब्सिडी थी ना? नहीं ना, 15-16 कंपैरेटिव है। 16-17 इज माय फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तब मेरी मतलब 1 अप्रैल को वो मेरी सब्सिडी थी क्या? नहीं थी। 1 अप्रैल को वो मेरी सब्सिडी नहीं थी। द आंसर इज सब्सिडी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा। बेस्ड ऑन होल्डिंग सब्सिडरी स्टेटस तो होगा ही नहीं, एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल भी नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्थ मैंने उसकी 240 दे रखी है। पर अगर मैं आपको इसकी नेटवर्थ यहां पर, बी लिमिटेड की नेटवर्थ अगर मैं आपको यहां पर 510 करोड़ दे दूं, तो अब बताओ बी लिमिटेड भले वो उसकी सब्सिडी नहीं है, ए लिमिटेड की सब्सिडी नहीं है, फिर भी बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा बेस्ड ऑन इट्स ओन नेटवर्थ अप्रोच। अभी तक तो बी लिमिटेड सब्सिडरी की हैसियत से बोल रही थी कि हाँ यार इंडिया सप्लाई करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा यार, पर ए लिमिटेड ने तो उसको बेच दिया। फिर बी लिमिटेड बोल रहे हाँ अब तो हमारे ऊपर इंडिया आएंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन से इंडिया एप्लीकेबल होने थे उस दिन में तुम्हारी सब्सिडी हुई नहीं, पर उससे पहले ही मेरी खुद की नेटवर्क क्रॉस हो चुकी है, तो मुझे इंडिया एप्लीकेबल करना पड़ेगा। पूजा बोल रही है सर समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, इधर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ? पूजा नेटवर्थ आपको 31 मार्च की देखनी है, ठीक है? उस बेसिस पर आप कह रहे हो, उस बेसिस पर आप कह रहे हो कि ए लिमिटेड की ऊपर सारे के सारे इंड एस लगेंगे, ठीक है? पर उसकी सब्सिडी के ऊपर भी लगना चाहिए। पर बेटा सब्सिडी का स्टेटस आपको चेक करना है जिस ईयर में आप पहली बार इंड एस लगा रहे हो। आप इंड एस लगा रहे हो यहां से फर्स्ट टाइम 16-17, तो 16-17 में क्या बी लिमिटेड मेरी सब्सिडी एक दिन भी रही क्या? नहीं। तो जो स्टेटस चेक करना है मुझे मेरी सब्सिडी का, वो 16-17 के अंदर चेक करना है। मैं उल्टा बता देता हूं, मैं कह रहा हूं ऑन 5th April 2016 बी लिमिटेड इज नो मोर अ सब्सिडरी। अब बताओ बी लिमिटेड इज नो मोर अ सब्सिडरी 5th April को, मतलब इंस्टेड ऑफ 1st March 2016, 5th April को बी लिमिटेड इज नो मोर अ सब्सिडरी। बताओ क्या बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस लगेगा? देखो ए के ऊपर लगेगा बच्चों, ए का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं बी की। बी के ऊपर लगेगा, लगेगा।
भले उसकी इंडिविजुअल नेटवर्थ 240 है, लगेगा। क्यों लगेगा? एक दिन भी आ गया ना 16-17 में, वो मेरी सब्सिडरी थी ना भाई। 1 अप्रैल 2016 में क्या वो मेरी सब्सिडरी थी, मतलब लगेगा। महेश बोल रहा है सर 15-16 में हमने इंडेस लगाया था। महेश 15-16 में मैं इंडेस अब लगा रहा हूं 16-17 के चक्कर में। मैंने ओरिजिनली 15-16 में इंडेस लगाया था क्या? क्या ओरिजिनली इंडेस मेरे ऊपर 15-16 में लगाया क्या? ओरिजिनल इंडेस मेरे ऊपर फेज 1 में मैं कब से फॉलो कर रहा हूं? 16-17 से। तो आपको ओरिजिनल ईयर चेक करना है दादा। अरे वॉलेंट्री का छोड़ो ना यार, तुम वॉलेंट्री को बीच में क्यों ला रहे हो? वॉलेंट्री हो तो फिर तो बात ही पूरा पूरा केस बदल जाएगा, मेरे पूरे एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर वॉलेंट्री की बात करनी है तो फिर ठीक है, वॉलेंट्री के केस में 15-16 इज माय फर्स्ट ईयर, 15-16 इज माय फर्स्ट ईयर, फिर तो बी के ऊपर लगेगा। पर मैं वॉलेंट्री के ऊपर नहीं जा रहा हूं, ठीक है? आई बात समझ में? महेश क्लियर हुआ? आपको कंपैरेटिव वाला ईयर नहीं देखना है। कंपैरेटिव ईयर के ऊपर इंडेस तुम पिछले साल लगा चुके थे कि अब लगा रहे हो? अब लगा रहे हो। पिछले साल तुमने उसको ओरिजिनल ईयर मानते हुए एएस ही लगाया था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा चेंज करूं? चेंज कर रहा हूं। यहां वो मेरी सब्सिडरी नहीं थी, यहां वो मेरी सब्सिडरी नहीं थी, और यहां वो मेरी सब्सिडरी बन गई। बी लिमिटेड इज नाउ माय सब्सिडरी, यहां बन गई, ये सब्सिडरी हो चुकी है अब मेरी। अब बताओ इंडेस बी लिमिटेड के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इंडेस स्टेटस शैल बी चेक्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेस। भाई फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेस 16-17 में तो वो मेरी सब्सिडरी है ना, पिछली बार थी नहीं थी उससे मुझे क्या मतलब? लगेगा। अभी समझा? क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है मैंने रेफर केस 2, मैंने नीचे केस 2 रखा है, आप रेफर कर सकते हो, अभी मैं आपको करवाऊंगा। चलो ये था ओवरऑल स्टेटस ऑफ द इंडेस, फेज 1 फेज 2 वो तो हिस्ट्री। पर आज की बात भी करें तो आज किन किन कंपनीज के ऊपर इंडेस लगता है वो भी हमें पता चल गया है। यस गाइस, डन। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मुझे आज ये पॉइंट पूरा कंप्लीट करना है बेटा, ये छोटा सा बचा हुआ है, आज अपन इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि कल अपन प्रॉपरली अपना, आज बेसिक्स खत्म हो जाएगा, कल अपन प्रॉपरली इंडेस पे चलेंगे। अब बात करते हैं बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज और बाकी सारी कंपनीज। तो इनके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी क्या है? पहला, ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड, एसआईडीबीआई, इनके ऊपर मैंडेटरी हो चुका है 1 अप्रैल 2018 से। 1 अप्रैल 2018 से इनके ऊपर मैंडेटरी हो चुका है। नेक्स्ट, एनबीएफसीज, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो चुका है करंट स्टेटस में। दिस इंक्लूड्स एनबीएफसीज। करंट स्टेटस ये कहता है कि एनबीएफसीज भी इंक्लूड हो चुका है। तो ये देखो एनबीएफसीज के ऊपर का कहानी देखो, अगर एनबीएफसी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा क्रॉस हो चुकी है तो सारे होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के ऊपर 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एनबीएफसीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़, इवन अगर वो लिस्टेड है पर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो कम, उसका 1 अप्रैल 19 से हो जाएगा। मतलब ऐसी एनबीएफसीज जो लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, 500 करोड़ टच हो गया 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल। लिस्टेड पर 500 करोड़ के नीचे 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल। अनलिस्टेड पर मिनिमम वही 250 वाला स्लैब 250 और मोर तो भी 1 अप्रैल 19। मतलब ये वही आपका फेज 1 फेज 2 की तरह ही है, सेम टू सेम, बस ईयर चेंज हो गया। उसमें फेज 1 फेज 2 में नॉर्मल कंपनीज थी 16-17 एंड 17-18 था, यहां पर फेज 1 फेज 2 में एनबीएफसी है वही सब लिस्टिंग 500 250 18-19 19-20 हो गया। याद रहेगा 18-19 19-20।
सर कैसे याद करेंगे? याद करने का ऐसा कोई फंडा नहीं है, बस सिंपल है। आप इसको ईयर वाइज देखो। सबसे पहला ईयर कौन सा था? 16-17। फिर कौन सा था? 17-18। फिर कौन सा है? 18-19। यहां से शुरू हो गया, तो 4 साल बिल्कुल लगातार हो रहे हैं ना बेटा। 2 साल वो नॉर्मल कंपनीज के लिए, अगले 2 साल एनबीएफसीज के लिए, ऐसा याद रखो। तो 16-17, 17-18, फिर 18-19, 19-20, रेगुलर होता जा रहा है 4 साल। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट केस। मैं चाहूंगा कि इस पे अपन डिस्कस करें, पर थोड़ी देर बाद, या मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। इस पहले आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी विल अप्लाई इंड एस आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ आईएफआरएस 17। सर आईएफआरएस 17? आईएफआरएस तो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते। एक्चुअली आईएफआरएस 17 अगर आ गया तो हमारे इंडिया में आ जाएगा इंड एस 117। इंड एस 117, आपको बता दूं, इंड एस 117 आ चुका है, पर अभी आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 2026 के बाद कभी भी वो सिलेबस का पार्ट बनेगा। मतलब जो मैं आपको कल बता रहा था कि आपके सिलेबस में 35 इंड एस हैं, 2026 के बाद या मे बी नवंबर 2026 से लेकर इंड एस 117 अप्लीकेबल सिलेबस में भी हो जाएगा। अभी करंटली वो सिलेबस में नहीं है। आईएफआरएस 17 आ चुका है वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में इंड एस 117 आ चुका है, रिसेंटली नोटिफाई हुआ है। आईसीआई ने इसको सिलेबस का पार्ट अभी नहीं बनाया है, पर एक्सपेक्टेड है कि 2026 में वो बना लेंगे। तो आगे चल के आपके सिलेबस में एक इंड एस बढ़ जाएगा। जब आई इंड एस नेटवर्क इशू है क्या? सब ठीक है? ओके ऋतिक, मैं आपके डाउट पे आ रहा हूं, ऋतिक बंसल, वी स्मार्ट ऐप पे। हाँ, तो जब इंड एस 117 मैं कह रहा हूं कि आ चुका है, इसका मतलब अब इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी बहुत जल्द इंड एस नोटिफाई होने वाला है। आईआरडीए वगैरह इस पे बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, इंड एस नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, वो जो गांव वाली बैंक होती है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको छोड़ दो, उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। पर बैंक के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस इज डेफर्ड टिल फर्दर नोटिफाइड बाय आरबीआई। इसमें आरबीआई अपनी चला रहा है, आरबीआई बोल रहा है नहीं हमारी मर्जी, हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो उनका लास्ट नोटिफिकेशन डेट 22 मार्च 2019 का है। उन्होंने बोल दिया कि अभी फिलहाल हमारा मूड नहीं है, हम इंड एस को देखेंगे, फर्दर जब नोटिफिकेशन आएगा तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल इस पर कोई स्टेटस क्लियर नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनीज अप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एज पर सेबीस नोटिफिकेशन डेटेड 25 जनवरी 2022 विद द स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर 1/4/2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। हालांकि इनके फॉर्मेट में हल्के फुल्के कुछ चेंजेस हैं, बिकॉज उनका नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअल फंड कंपनीज का। तो राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस? बैंक के ऊपर इंड एस अभी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, बिकॉज इंड एस 117 आ चुका है, और एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल है, और ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला पोर्शन मैं आपको जानबूझ के होमवर्क एज अ पढ़ने के लिए दे रहा हूं। ये वाला पोर्शन के अंदर है क्या कि कोई एनबीएफसी है पर उसकी सब्सिडरी नॉन एनबीएफसी है, तो क्या होगा? दूसरा, अगर कोई पेरेंट नॉन एनबीएफसी है और उसके ऊपर इंड एस तो 16-17 से एप्लीकेबल हो चुका है, पर सब्सिडरी एनबीएफसी है, तो क्या होगा? बढ़िया केस है, मस्त केस है, बहुत शानदार है। तो ये तुम घर से पढ़ के आना, हम इसको कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। समझ गए ना? मतलब होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी है पर सब्सिडरी एनबीएफसी नहीं है। उल्टा, होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी नहीं है और उसके ऊपर इंड एस लग चुका है 16-17 में, पर सब्सिडरी तो एनबीएफसी है। उसके ऊपर 17-18 में लगेगा ही नहीं, उसके ऊपर तो 18 से पहले लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एनबीएफसी है। तो क्या होगा? तो ये दोनों केसेस है, इसको तुम पढ़ के आना। ऋतिक, अगर अनलिस्टेड की नेटवर्थ 500 करोड़ प्लस हो तो उन पर एप्लीकेबल होगा इंड एस? हाँ, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना ऋतिक। अगर अनलिस्टेड कंपनी है और नेटवर्थ 500 करोड़ प्लस है, तो वो तो फेज 1 में ही आ गई इन एनी वे। वॉलेंट्री एडॉप्शन इज नॉट परमिटेड फॉर बैंक्स एनबीएफसीज इंश्योरेंस। बैंक एनबीएफसी इंश्योरेंस के लिए वॉलेंट्री एडॉप्शन नहीं है। ठीक है, जो एंटिटीज आपके रोड मैप में कवर नहीं है वो एएस फॉलो करेंगे, वो सब एएस फॉलो करेंगे। जैसे
आरआरबीज एएस फॉलो करेंगे, अभी तक बैंक एएस फॉलो करेंगे, इंश्योरेंस एएस फॉलो करेंगे, अनलिस्टेड एंटिटीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है एएस फॉलो करेंगे, एंटिटीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज एएस फॉलो करेंगे। तो ये सब एएस फॉलो करेंगे जो आप इंटर में पढ़ के आए हो। तो ये था आपका रोड मैप ऑफ इंड एएस, यहां तक कंप्लीट। इसमें कुछ केसेस हैं, केस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं 8 केसेस पढ़ना, शुरू करते हैं 8 केसेस पढ़ना। 8 केसेस से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। 8 केसेस से ये केसेस पढ़ने से पहले अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, गिव मी 5 मिनट्स, यू कैन रीड केस 1 केस 2, जितने अभी 5 मिनट में आप रीड कर सको। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, इट्स नॉट अ ब्रेक बट यू नीड टू रीड केस 1 एंड केस 2। आई नीड अ 5 मिनट ऑफ टाइम फॉर सम एडजस्टमेंट। तब तक तुम केस 1 केस 2 जितना पढ़ सको और उसको इंटरप्रेट कर सको एक बार देखो, ठीक है? चलिए हेलो, हाँ जी, केस नंबर 1। Company X standalone basis had a net worth of 250 crore but below 500 crore in the financial year 13-14 as well as financial year 14-15 and is expected to exceed 500 crore in the financial year 15-16। 15-16 मैंडेटरी ईयर नहीं होता है, आपको मैंडेटरी ईयर से सोचना है। Whether the company X be required to comply with Ind AS from financial year 17-18, that is under phase 2, given that the net worth on 31st March 14 was below 500 and the company X was a company existing on 31st March 14, already falling under the threshold as on 31st March 14 itself, irrespective of the fact that net worth on 16 might be above 500। पहली बात तो क्योंकि उसकी नेटवर्थ 31st मार्च 14 को 250 के अबव है बट 500 के नीचे है, दैट डजंट मीन कि वो फेज 1 में नहीं आएगा। फेज 1 में स्टिल आने के चांसेस हैं, आपसे डिस्कस कर लिया था मैंने ये केस वैसे भी। तो फेज 1 में इसके स्टिल आने के चांसेस हैं, कब? अगर 16-17 से इमीडिएटली पहले, मतलब 31st मार्च 16 तक अगर उसकी नेटवर्थ 500 टच हो गई तो ये कह रहा है कि irrespective of the fact that net worth on 31st March 16 might be above 500 करोड़, मतलब जो रनिंग ईयर चल रहा है 15-16 उसमें उसको एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 500 करोड़। अगर हो गई तो फेज 1 में आएगा, नहीं हुई तो फेज 2 में आएगा। एवरीवन क्लियर है ये फिर केस 1? ऑलराइट, केस 1 एवरीवन क्लियर हो गया? अदरवाइज फेज 2, क्रॉस हो गए तो फेज 1, अदरवाइज फेज 2। ठीक है, डन, आंसर में वही लिखा हुआ है। केस 2, केस 2, company A is a listed company, has 3 subsidiaries X, Y, Z. On 31st March 14, the net worth of company A is 600, net worth of X is 100, Y 400, company Z 210. All 3 subsidiaries are non-listed public companies. Subcase A. During the financial year 14-15, company A has sold off its entire investments in company X on 31 दिसंबर 2014। बेटा सब्सिडी का स्टेटस आपको कब देखना है? सब्सिडी का स्टेटस आपको जिस दिन आप नेटवर्थ का स्टेटस देख रहे हो तब का नहीं देखना है। सब्सिडी का स्टेटस आपको देखना है जिस साल आप पहली बार इंड एएस लगाओगे। तो अगर मैं ए के केस में बात करूं इस मेन पॉइंट के हिसाब से, तो बच्चों ए लिमिटेड जो है वो फेज 1 में आ रहा है बिकॉज उसकी इंडिविजुअल नेटवर्थ 600 है, और क्योंकि वो फेज 1 में आ रहा है तो उसके जो फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो 16-17 होंगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि 16-17 पे ए लिमिटेड के पास कंपनी एक्स एज अ सब्सिडरी थी कि नहीं थी? 16-17 के अंदर एक दिन के लिए भी कंपनी एक्स सब्सिडरी थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो इसका मतलब कंपनी एक्स के ऊपर इंड एएस एटलीस्ट ए के बेसिस पे तो नहीं लगेगा, पर लग सकता है अगर उसकी इंडिविजुअल नेटवर्थ का बेसिस आ जाए।
मैंने सही बोला? तो सुनिए, कंपनी एक्स की इंडिविजुअल नेटवर्थ 100 थी और लिखा हुआ है नॉन लिस्टेड है, मतलब अनलिस्टेड है, ठीक है, मतलब मिनिमम 250 तो चाहिए ही चाहिए। फिलहाल 100 थी 31 मार्च को। आगे देखते हैं उसकी क्या हुई। उसने बेच दिया। Company X is no longer a subsidiary of Company A for the purpose of preparation of financial statement as on 31st March 15. Should Company X prepare its financial statement as per the company's accounting standard rules or company's Indian accounting standard rule? Company X को क्या करना चाहिए? AS रूल फॉलो करने चाहिए कि इंड AS रूल फॉलो करना चाहिए? आगे उसने उसका नेटवर्क का कुछ भी नहीं दिया, मतलब 100 ही मान के चलो, 100 के हिसाब से ही है। बताओ, कंपनी एक्स को AS रूल फॉलो करना चाहिए कि इंड AS रूल फॉलो करना चाहिए? AS रूल, AS रूल। चलो जी, अभी केस बी, चलो देखते हैं केस बी। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 15-16 कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई। आगे पढ़ने से पहले पहले, क्या ए के पास 16-17 में कंपनी वाई एज अ सब्सिडरी थी? नहीं थी। 16-17 में कंपनी वाई सब्सिडरी नहीं थी, नहीं थी। तो एटलीस्ट ए के बेसिस पर तो इंडेस नहीं लगेगा, पर सब्सिडरी वाई की इंडिविजुअल नेटवर्थ देखो, इंडिविजुअल नेटवर्थ, इंडिविजुअल नेटवर्थ 400 है। अब बताओ वाई के ऊपर इंडेस लगेगा तो कब से लगेगा? या तो नहीं लगेगा, क्या बोलोगे? लगेगा, क्योंकि 31 मार्च 14 को तो 400 थी, लगेगा, पर कब से लगेगा? फेज 2 ही दिख रहा है, क्योंकि फेज 1 16-17 से होता है, तब का उन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं है ना? तो देयरफॉर कंपनी वाई इज नो लॉन्गर अ सब्सिडरी for the purpose of financial statement on 31 मार्च 16. should company Y prepare its financial statement as per company's rules AS और Ind AS? तो Ind AS from phase 2, ये हो जाएगा इसका ऊपर phase 2, ये हो जाएगा AS। आगे आते हैं, सब केस C। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 A sold off its investment in company Z। 16-17 एक सेकेंड, ए लिमिटेड के फर्स्ट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 16-17 हैं, और 16-17 में ही मैंने अपनी तीसरी सब्सिडरी को भी बेच दिया। 16-17 में बेचा ना, 16-17 के फर्स्ट डेट पर तो वो मेरी सब्सिडरी थी, यस थी, और Z की इंडिविजुअल नेटवर्थ 250 है, कोई मतलब नहीं है। Z फेज 1 में ही आ गया। बताओ Z कौन से फेज में आ गया? फेज 1 में, ठीक है। तो केस ए एंड बी, नो इंड AS, बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी एक्स वाई। केस सी, सब्सिडरी जेड हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS। एक सेकेंड, वाई के केस में क्यों बोल रहा है नो? वेट वेट वेट, वो नो आपको बोल रहा है, हाँ वो नो पूछ रहा है आपका 31st, वाई का लिख लो यहां पर। वाई के केस में फेज 2 इंड AS विल बी एप्लीकेबल, इंड AS विल बी एप्लीकेबल, ऐसा लिख दो। 16-17 से तो एप्लीकेबल नहीं होगा, पर कम से कम फेज 2 के लिए, फेज 2 में उसका एप्लीकेबल हो जाएगा 17-18 में, ठीक है। Z के ऊपर फेज 1, फेज 1। चलो नेक्स्ट, केस 3। कंपनी X लिमिटेड, कंपनी Y लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया having net worth of 600 crore and 100 crore respectively are the subsidiaries of a foreign company ABC Incorporation. होल्डिंग कंपनी बाहर की है, होल्डिंग कंपनी बाहर की है, और इंडिया में दो कंपनीज हैं जो दोनों फेलो सब्सिडरीज हैं एक बाहर की कंपनी की। उनमें से एक सब्सिडरी का 600 है और दूसरी वाली सब्सिडरी का 100 है, विच हैज अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़। फॉरेन होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। वैसे फॉरेन होल्डिंग की नेटवर्थ हमें देखनी नहीं है। Whether company X limited and Y limited are required to comply with Ind AS from the financial year 16-17 on the basis of net worth of the parent or on the basis of their own net worth। चलो बताओ, पेरेंट की नेटवर्थ पे लगेगा के हिसाब से लगेगा कि अपनी नेटवर्थ के हिसाब से लगेगा? अपनी ओन नेटवर्थ। तो बताओ किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा? X के ऊपर लगेगा बेस्ड ऑन ओन नेटवर्थ, Y के ऊपर नहीं लगेगा बेस्ड ऑन ओन नेटवर्थ। सबसे फॉरेन कंपनी की नेटवर्थ को देखा ही नहीं जाएगा, फॉरेन कंपनी की नेटवर्थ किसी काम की नहीं है। डन, X पर लगेगा, Y पर नहीं लगेगा। चलो केस नंबर 4। ABC एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन US with limited liability
हैज एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, branch office in India with the permission of RBI to provide consultancy service in India. The branch office remits the amount earned by it to ABC and company, that is head office. तो एक कंपनी है ABC जो बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया में उसने एक ब्रांच ओपन की है आरबीआई की परमिशन से। ब्रांच ऑफिस कंसल्टेंसी सर्विस देगी इंडिया में, ब्रांच ऑफिस जितना भी पैसा कमाएगी वो अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को दे देगी टैक्सेस पे करने के बाद। As on 1st April 16, it has more than 500 crore balance as head office account. वो जो ब्रांच है, ब्रांच की बैलेंस शीट में 500 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस हेड ऑफिस के नाम पर दिख रहा है। मतलब आपने सीए इंटरमीडिएट में ब्रांच अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो उसमें ब्रांच की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 500 करोड़ से ज्यादा। Whether Indian branch office of ABC company will be required to comply with Ind AS? क्या ब्रांच ऑफिस को Ind AS लगाना पड़ेगा? क्या ब्रांच के ऊपर Ind AS लगता है? नहीं, ब्रांच जब तक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, यहां पर ब्रांच के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, और उसकी फिर इंडिविजुअल बैलेंस शीट के हिसाब से उसकी देखी जाएगी। ब्रांच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, रिक्वायर्ड ही नहीं है उसको Ind AS कंप्लाई करने का। ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रूल 6 सिंस ब्रांच इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। Branch is not incorporated under Companies Act, therefore branch office of ABC is not required to comply with the Ind AS. Done बेटा? ये सब रियल केसेस हैं जो रियलिटी में ICAI से पूछे गए थे, इसलिए जो ऊपर ये आ रहा है ना ITFG क्लैरिफिकेशंस, ये ICAI अपने क्लैरिफिकेशंस देता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A Limited is a first time adopter of Ind AS, मतलब A Limited पहली बार Ind AS लगा रहा है। It has incorporated a partnership firm with B Limited. A Limited पहली बार Ind AS लगा रहा है, पर उसने B Limited के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, Measures A and B Associates. Whether Ind AS will be applicable to Measures A and B Associate by virtue of the fact that Ind AS is applicable to A Limited. मतलब एक एंटिटी के ऊपर Ind AS लग रहा है, वो एंटिटी किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो क्या उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी Ind AS लगेगा? Ind AS is not applicable to the partnership entity as it is not incorporated under the Companies Act. However, partnership firm will be required to provide financial statement for the purpose of consolidation. पर अगर वो A Limited अगर कंसोलिडेशन करेगी तो पार्टनरशिप फर्म को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, फिर वो Ind AS के हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करेगी नहीं करेगी उसका काम है, होल्डिंग ये A Limited का। पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअली Ind AS नहीं लगाएगी। नेक्स्ट, Company X is being covered under phase 1 of Ind AS, needs to apply Ind AS from the financial year 16-17। ठीक है, phase 1 16-17। Y, which is associate company of Company X, is a charitable organization and registered under section 8 of the company। section 8 सबको section 8 सबको पता है ना, कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 आपको लॉ में पढ़ाया गया था क्या? सेक्शन 8 लॉ में पढ़ाया जाता है क्या? सेक्शन 8 एनपीओ, यस। तो एसोसिएट कंपनी और वो सेक्शन 8 कंपनी है। वेदर कंपनी वाई इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द Ind AS, क्या कंपनी वाई के ऊपर Ind AS लगेगा? बताओ। और कंपनी वाई जो है वो उसकी एसोसिएट है, यस लगेगा, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो है ना। अब तुम सेक्शन 8 हो चाहे कौन हो, उससे हमें क्या मतलब? You are registered under Companies Act, that means you are a company and you are the associate of phase 1 company, तो तुम्हारे ऊपर लगेगा। ठीक है, सेक्शन 8 को कोई स्पेशल एग्जम्पशंस नहीं दिए गए। सेक्शन 8 कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, देयरफॉर कंपनी वाई विल बी रिक्वायर्ड टू Ind AS कंप्लाई द Ind AS। सेक्शन 8 को कोई स्पेशल एग्जम्पशंस नहीं दिए गए हैं Ind AS के रिस्पेक्ट में। केस नंबर 7, 31st March 14, Company A is a listed company and has a net worth of 50. As on March 31, 2015, the company is no more a listed company. पहले मैं listed था, अब मैं listed नहीं हूं। Whether the company is required to comply with the Ind AS from financial year 17-18, मतलब phase 2,
क्या वो फेज 2 में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैंने कहीं पर तो इसकी बात की हुई थी। Listing status shall be checked only in the first year of Ind AS financial statement. Refer case number 7. लिस्टिंग स्टेटस भी आपको कब चेक करना है? फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सब्सिडरी स्टेटस भी कब चेक करना है? सब्सिडरी एसोसिएट जेवी स्टेटस भी कब चेक करना है? फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो सर फिर 31 मार्च 14 को क्या चेक करना था? सिर्फ नेटवर्थ, सिर्फ नेटवर्थ। सो नेटवर्थ स्टेटस आपको 31 मार्च 14 का चेक करना है, उसको छोड़कर बाकी 31 मार्च का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। 31 मार्च 14 का कोई रेलेवेंस नहीं है। सो लिस्टिंग स्टेटस नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। केस नंबर 8, लास्ट केस। एज पर द रोड मैप इंड एस इज अप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18। मतलब कंपनी एक्स जो है वो फेज 2 में आ रही है। कंपनी एक्स एक नो, अरे यार नहीं, ये रुक जाओ, ये रुक जाओ। ये वो पॉइंट है जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, वो एनबीएफसीज मैंने होमवर्क दिया है, ये वाला। ये केस उससे रिलेटेड है। रेफर केस 8 बिलो भी लिखा हुआ है मैंने यहां पर। केस 8 जो है वो उससे रिलेटेड है, ये एनबीएफसी वाला केस है। ठीक है, तो चलो ये केस भी अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि पेंडिंग हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें इसमें होमवर्क दिया है। तो ये केस एक छोटा सा पेंडिंग कर लेते हैं क्योंकि वो तुम्हारा होमवर्क है। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा रोड मैप हो गया डन। बच्चों बताओ, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी ओवरऑल क्लियर हो गई सबको? ऑफ कोर्स सीए इंटर में ये था पर इतना डिटेल में नहीं था। सीए इंटर में इतना डिटेल में नहीं था जितना डिटेल में मैंने अभी आपको सीए फंड में पढ़ाया है। ठीक है सर, एग्जाम में आता है क्या? देखो मई 24 अटेम्प्ट में आ चुका है, एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एफआर इतना बड़ा ह्यूज है कि लोग लास्ट में ना इसको छोड़ के जाते हैं, भूल जाते हैं, बोले यार ठीक है हटा, कौन देखेगा। पर 4-5 मार्क का आ गया तो वो ना अखर जाता है कि यार एग्जामेशन रह गई, रैंक रह गई, बहुत अखर जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके इसको लास्ट में एक बार ओवरव्यू करके जाना सही है। हाँ, यहां तक हमारा क्या हो चुका है गाइज? हमारा यहां तक हो चुका है बेसिक्स खत्म। कल की क्लास में क्या होगा? आज मैं यहां पर क्लास को ओवर कर रहा हूं। कल की क्लास में क्या होगा? शेड्यूल 3 पर कल की क्लास में मैं हार्डली 5 मिनट का एक डिस्कशन, 10 मिनट का एक डिस्कशन रखूंगा। मुझे शेड्यूल 3 को के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन रखना है, 10 मिनट के आसपास का। एंड देन आई विल स्टार्ट प्रॉपरली एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एफआर का सिलेबस है उसमें फ्यू चैप्टर्स हैं और 35 इंड एस है। तो फ्यू चैप्टर्स में एथिकल ड्यूटी और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, एक दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स फैकल्टीज के होंगे, वो आगे चल के मिलेंगे। फ्रेमवर्क अभी मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूं थ्योरी पढ़ा के। शेड्यूल 3 की थोड़ी बहुत चर्चा मैं कल आपको करके दूंगा ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए। देन मतलब कल से हमारा प्रॉपरली एक एक वन बाय वन स्टैंडर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो कल से मैं आपको स्टैंड करवाऊंगा। सर कौन सा करवाऊंगा? क्योंकि जिनको बुक नहीं मिली है उनके लिए जरूरी है ये जानना कि सर आप कौन सा वाला टॉपिक करवाओगे। तो मैं आपको करवाऊंगा, मजेदार टॉपिक आपका है एक, आप जिन जिन बच्चों ने रिसेंटली सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स क्लियर किया है उन्होंने वो टॉपिक कभी नहीं पढ़ा, पर जिन बच्चों ने एडवांस अकाउंट्स बहुत पहले क्लियर करके रखा है या पहले एडवांस अकाउंट्स ओल्ड सिलेबस पढ़ा था तो उनको ये टॉपिक आता होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद होगा। और उस टॉपिक का नाम है इंड एस 102। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, शॉर्ट में ईसॉप। ईसॉप से रिस्पेक्ट में एक चैप्टर है, तो ये वाला चैप्टर हम करेंगे कल से स्टार्ट आफ्टर डिस्कसिंग शेड्यूल 3 का 10 मिनट का पार्ट। ठीक है, सो बाकी का हम कल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दक्ष सर एक डाउट है, अगर एनी कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% इन एनी पार्टनरशिप फर्म एंड अनदर कंपनी होल्ड्स 50% शेयर in that firm and India is applicable on both companies, so will they merge profit of partnership in their books for consolidation? yes Daksh, they have to merge। जब वो कंसोलिडेशन करेंगे तो वो दोनों उस अपना अपना शेयर मर्ज करेंगे, डेफिनेटली यस। ठीक है, चलिए और क्या था बच्चों? और बताओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? और बताओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आज हमने एक्सेप्शनल आइटम पढ़ा, आज हमने इंडियस की एप्लीकेबिलिटी वाले पॉइंट्स पढ़े, रिट्रोस्पेक्टिव आज हमने ट्रांजिशन डेट पर हमने कुछ बातें पढ़ी, ट्रांजिशन डेट पे बातें पढ़ी। ट्रांजिशन डेट ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट बनानी पड़ती है,
इंडेस की एप्लीकेबिलिटी हमने कुछ कुछ पढ़ी और पूरा हमने रोड मैप हमने कवर किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए हम यहीं पर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में। वेट कल कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। अपनी क्लास डे आफ्टर टुमारो रहेगी। कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, अपनी क्लास परसों रहेगी। तो कल की क्लास नहीं है। कल एक्चुअली मेरे घर पे पूजा है सुबह से, तो मैं कल की क्लास में हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। हम परसों से मिलेंगे। मैं इसका नोट भी डाल दूंगा, मैसेज भी डाल दूंगा। ठीक है, चलो गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैं वो आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। हैंड रिटन नोट्स जो है वो देखिए मैंने आपको, चलो ये लो, ये हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं ये मैं आपको शेयर कर देता हूं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अभी के अभी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको अभी तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक इन AS 102। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय। और जो भी टॉपिक रहेगा उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, वो टॉपिक का भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।